नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, वो शुरू हो चुका है। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में और एक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके वीडियो में बताया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ डीयू काउंसलिंग 2023 के नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको डीयू काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, ताकि आपको पता हो किस समय पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सारी चीजों से आप अवगत होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेसिक ओवरव्यू और पूरी डीयू काउंसलिंग में एडमिशन प्रोसेस का क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर को मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये चीजें ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा चुकी हैं। उसी बातों को मैं आपको यहां पर कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहली चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है वो 3 फेजेस में होती है। उससे पहले ये जानिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग किस किस कोर्सेज के लिए होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास टोटल 78 यूजी के कोर्सेज हैं, जिसमें इनके पास 198 बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं और लगभग 71,000 सीट्स के लिए यहाँ पर ये काउंसलिंग करवाते हैं। जिनके पास इनका मेजर यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएफए और बीएलएड के यहाँ पे इनके पास कोर्सेज हैं यूजी में। इसके लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस अपनी शुरू कर चुके हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी काउंसलिंग होती है वो CSAS नाम के पोर्टल के थ्रू होती है, इसका अगर फुल फॉर्म देखो तो इसका ये होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब ये CSAS यूजी वालों के लिए CSAS यूजी नाम का पोर्टल है, उसके थ्रू ही आप यहां पर अपनी सारी प्रोसेस यहां पर परफॉर्म करेंगे। अब जो आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन या हम कहें कि आपका पूरा प्रोसेस जो होगा वो जिस लिंक के थ्रू होगा, वो सारी चीजें ऑलरेडी वीडियो में बताई जा चुकी हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि आपको करना क्या है। टोटल आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 3 फेजेस में होगी। अभी जो पहला आया वो फेज 1 आया है, फिर यहां पर आएगा आपका फेज 2, फिर यहां आएगा आपका फेज 3। जो पहला फेज 1 होता है वो बेसिकली यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन आपको बेसिकली यहां पे CSAS के पोर्टल पे करना होता है, और जिसमें आपको एक नॉन रिफंडेबल फीस भी देनी होती है, मतलब ऐसे फीस जो कि आपकी वापस नहीं होगी, जिसमें आपके जनरल, OBC और EWS के लिए 250 रुपए, SC ST वालों के लिए 100 रुपए की यहां पर फीस आपकी लगती है। तो इस रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आप अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड, इतना काम करते हैं। जो आपका सेकेंड प्रोसेस होता है, जो फेज 2 होता है यहां पर, वो बेसिकली यहां पर CUET का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होता है, जिसमें आप ये बताओगे कि आप किस कॉलेज के कौन से प्रोग्राम को पढ़ना चाहते हो, उसका प्रेफरेंस आप सेट करोगे। तो बेसिकली यहां पर ये प्रेफरेंस सिलेक्शन को लेके होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। तीसरे में जो होता है यहां पर आपकी सीट अलॉट होती है, जिसको हम लोग सीट एलोकेशन फेज बोलते हैं, जहां पर आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। इन तीन स्टेप के बारे में मेन बातें हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं, बाकी डिटेल में तो अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब सबसे पहला यहां पर जो आपका फेज 1 होता है, जो कि आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन का फेज होता है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली होता तो यहां पर 7 स्टेप में है। क्या क्या होता है उसमें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला होता है पर्सनल सेक्शन, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, और पर्सनल डिटेल्स में आपका वही सब कुछ कि आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी पापा से रिलेटेड जो होंगी वो डिटेल्स ली जाएंगी, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स ली जाती है। वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपने पेरेंट्स, गार्जियन किसी की भी दे सकते हैं। वो बेसिकली अगर आप एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो फीस उसमें रिफंड आती है, वही एक मेन चीज होती है वहां पे। और आप यहाँ पे चाहो तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। यहां पर आपका बेसिकली नाम, फोटो और सिग्नेचर, यहां पर ये बात ये लिखा कि नाम, फोटो और सिग्नेचर, ये 3 चीजें आपके CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से डायरेक्टली उठा लेता है। कई चीजें हैं, जैसे आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये सब चीजें डायरेक्टली CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से उठ के आ जाती हैं। लेकिन आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होता है। चेंज करने का ऐसा है कि जैसे आपने जो वहां पर ईमेल आईडी दिया था, आप चाहो तो एक अल्टरनेट ईमेल आईडी दे दो, आप चाहो तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दो, बस ये चीजें होती हैं यहां पर। ठीक है, एकेडमिक सेक्शन में बेसिकली आपको अपने क्लास 12 की कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेंगी।
आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने क्लास 12 में जितने सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको भरने होंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर सिर्फ थ्योरी तो सिर्फ थ्योरी के मार्क्स भरेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, डिटेल में अपना पूरा वहां पर डिस्क्रिप्शन देते हुए सारे मार्क्स आप वहां पे भरेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स भरेंगे। ये काम आपको यहां पे करना होता है। इसके बाद ECN स्पोर्ट्स सेक्शंस, अगर यहां पर बेसिकली आप अगर इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, डॉक्यूमेंट में पहली चीज तो फोटो सिग्नेचर, तो वो आपके CUET एप्लीकेशन फॉर्म से ले लेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड में यहां पर आपको सबसे पहली चीज 10th और 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। अब ध्यान सुनिएगा, 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बोर्ड की वेबसाइट से जो मार्कशीट आपने डाउनलोड किया होगा उसी को आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके लिए आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, EWS OBC SC ST किसी कैटेगरी से होंगे, PWD कैटेगरी से होंगे, या स्पोर्ट कोटा या ECA कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होंगे तो सबके सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे। अब इसमें सबसे खास बात, EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो SDM के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए। सेम चीज OBC की कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए है कि 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए, और आपकी कास्ट OBC की जो सेंट्रल वाली लिस्ट है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये खास बातें हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो फोटोकॉपी के फॉर्म में होंगे, फोटोकॉपी कराकर उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर करके देन स्कैन करके फोटो के फॉर्म में 100 से लेके 500 KB के बीच में आप अपलोड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। उसके बाद अपने फॉर्म को प्रीव्यू करिए, पेमेंट करिए, आपका रजिस्ट्रेशन डन। और इतना ही प्रोसेस अभी तक ओपन हुआ है, अभी तक की चीजें आपके पास इतनी ही अवेलेबल हैं। अब इसके आगे की क्या बातें होती है वो ध्यान से सुनिए। सेकेंड फेज में क्या होता है, यहां पे बहुत साफ लिखा गया कि सेकेंड फेज आएगा तब जब CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है, टोटल इसमें भी 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज आपको अपने लॉगिन करना होगा, वही अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करिए। तो होगा क्या, यहां पर आपको आपके जब CUET का रिजल्ट आ चुका होगा तो हर सब्जेक्ट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया जाता है NTA की तरफ से। वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो सब्जेक्ट वाइज है वो यहां पर आपको दिखेगा, ठीक। लेकिन DU की एक खास बात, CUET में दिए गए उन्हीं पेपर्स की वैल्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो पेपर्स आप अपने क्लास 12 के बोर्ड में दिए होंगे। वही काम आपको यहां पे करना होता सब्जेक्ट मैपिंग में। आप अपने क्लास 12 बोर्ड के सब्जेक्ट को CUET के दिए गए पेपर से मैप कराते हैं। अब वो मैपिंग होने के बाद आप जितने भी कोर्सेज के जितने भी प्रोग्राम्स में एलिजिबल होंगे वो सारी एलिजिबिलिटी यहां पर दिखेगी। आपको कुछ नहीं करना है, पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके मैपिंग के बेसिस पे जो भी एलिजिबल प्रोग्राम्स होंगे वो सारे आपको दिखा देगा। अब DU के पास टोटल 1553 कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल 1553 कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, कॉलेज प्लस प्रोग्राम। अब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज करिए किसी कॉलेज X में, जैसे हिंदू कॉलेज है, अब उसमें मान लीजिए कई सारे कोर्सेज हैं। मान लीजिए X किसी कॉलेज में BA है, BSc है, BCom है। अब BA में भी कई सारे हैं, BA में हिस्ट्री ऑनर्स है, BA में फिलॉसफी ऑनर्स है, BA में सोशियोलॉजी ऑनर्स है। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, टोटल 1553 कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन आप सब में एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कई सारों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। जैसे सपोज करिए आपने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दिया है, मान लीजिए आपने PCM, सपोज करिए कि आपने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में PCM दिया है, ठीक है, और आपका 12th का बैकग्राउंड जो है वो PCM रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहां पे एलिजिबल होंगे। अब यहां पर क्या होगा कि आप BSc के लिए तो एलिजिबल ही हैं, आप BA और BCom के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि आपके सामने ढेर सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे। फिर उनमें क्या करना होता है, जब आपके सामने सारे कोर्सेज दिख जाएगा कि आप किस किस कोर्स मतलब किस किस कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, तब फिर आपके सामने प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस मिलेंगे। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, कॉलेज प्लस प्रोग्राम, कॉलेज प्लस प्रोग्राम की ये पर्टिकुलर कॉलेज उसके साथ ये प्रोग्राम। पता चला कि आपका वहां पे ऐसा है कि हिंदू कॉलेज, आपका हिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके से आपके वहां पर सारे प्रेफरेंसेस मेंशन्ड होंगे। हो सकता है कि आप 400 प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल हो सकता है आप 500 प्रेफरेंसेस आपके पास हो सकता है 600 प्रेफरेंसेस हो आपके पास। तो जितने प्रेफरेंसेस होंगे उन सारे प्रेफरेंसेस को आपको ऑर्डर करना होगा कि सबसे पहले आप टॉप प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहते हो। टॉप प्रायोरिटी को आप सेंट स्टीफन रखना चाहते हो,
आप हिंदू कॉलेज क्या रखना चाहते हो, उसके साथ कौन सा कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, आप इस तरीके से कॉलेज प्लस प्रोग्राम का पूरा प्रेफरेंस अपना सेट करेंगे। उसी के बेसिस पे आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसमें कतई लापरवाही नहीं करना होता है। और ये चीज आप करके सारे प्रेफरेंसेस भर के सबमिट कर दोगे। अब कैसे भरना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे लिस्ट प्रिपेयर करना है, आपको हमारी तरफ से प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दे दी जाएगी कि भैया अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके से तैयार करो और इस तरीके से आप भरो सारी चीजें। अब यहां पर आगे आ जाइए, इन्होंने डीयू की तरफ से कुछ एडवाइस दी गई भैया कि मैक्सिमम भरिएगा और केयरफुल्ली भरिएगा, क्योंकि हम डिलीट उलीट का ऑप्शन नहीं देंगे। और दूसरी चीज, जल्दीबाजी मत करिएगा और लास्ट डेट तक का इंतजार भी मत करिएगा। यही सब सारी बातें बोली गई, लेकिन ये सब हम बताएंगे आपको जब होगा ये चीजें। अब यहां पर कह रहा है कि आ गया अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप जो इनका होता है, जिसमें वो सीट एलोकेशन, बेसिकली तीसरा स्टेप एक तरीके से रिजल्ट का स्टेप होता है, जिसमें आपको रिजल्ट आता है, राउंड 1 का रिजल्ट, राउंड 2 का रिजल्ट, राउंड 3 का रिजल्ट। ये राउंड क्या होता है ये भी बताता हूं अभी। उससे पहले यहां पर देखो क्या होता है ना कि एक सिमुलेटेड रैंक ये पब्लिश करते हैं। ये सिमुलेटेड रैंक क्या होता है, बेसिकली आपके भरे हुए प्रेफरेंस के बेसिस पे ये एक प्रोबेबिलिटी दे देंगे कि आपके प्रेफरेंस, आपने जो प्रेफरेंस भरा है उसको, उसके मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो एक इनका एक वो कहिए कि टेक्नोलॉजी वाला फीचर है, और उसको कैसे यूज करना वो समझाया जाएगा उस समय। ठीक, और उसके बाद ये 2-3 दिन का आपको समय और देते हैं अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का। उसका फाइनली प्रेफरेंसेस भरने का काम खत्म। फिर वहां पर क्या होगा, आपके सामने सीधी सी बात है कि आपके सामने यहां पर मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट आएगा सबसे पहले राउंड 1 का रिजल्ट, जिसमें वो क्या करते हैं कि आपको सबको नहीं, मतलब जो जो मेरिट में आएंगे उनको सीट अलॉट कर देंगे। सपोज करिए कि आपको एक सीट अलॉट कर दी गई कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन ही होगा, वो होगा सिर्फ एक्सेप्ट करने का। अगर आप डीयू की काउंसलिंग में बने रहना चाहते हो, सीएसएस पोर्टल से बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब बात है कि सर एक्सेप्ट हम कर लें, हमको नहीं पसंद तब भी। अरे नहीं पसंद है तो आप चाहते हो ना कि आगे उसके ऊपर वाला हमको प्रेफरेंस मिले, तो ऊपर वाले प्रेफरेंस मिलने का दूसरा प्रोविजन है, लेकिन अभी आपको सबसे पहले एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप कोई कुछ भी नहीं करते हो तो आप आउट हो जाओगे सीएसएस से। ठीक, अब मान लीजिए कि आप मान के लीजिए आपके पास ऑप्शन ये है सिर्फ एक्सेप्ट करने का। आपने एक्सेप्ट किया, कॉलेज की तरफ से अप्रूव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फीस पेमेंट कर देंगे, वो पर्टिकुलर सीट आपको मिल गई। लेकिन जरूरी नहीं, आपके ऊपर बाध्यता नहीं है उस सीट को आप एक्सेप्ट ही करो। आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपग्रेड या फ्रीज का। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आगे आने वाले राउंड्स की काउंसलिंग है उसमें आप कंसीडर किए जाओगे कि आपके प्रेफरेंसेस को, ऊपर वाले प्रेफरेंसेस आपको मिल सकें, और आपको फिर से उसमें रीऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो अपने जो प्रेफरेंसेस उसको फिर से रीऑर्डर कर सकते हो। अब उस बेसिस पे आपको अगले राउंड में अगर मेरिट में आ सके तो वो, क्योंकि सारी चीजें मेरिट पे बेस्ड होंगी, अगर ऐसा हुआ तो आपको ऊपर वाली प्रेफरेंसेस मिल सकती हैं, चांसेस हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास कि आपको जो मिला आपको पसंद है, कि आपको हिंदू कॉलेज मिल गया, आपको वही चाहिए था, आप तुरंत फ्रीज कर दो। फ्रीज कर दोगे, आपको सीट अलॉट हो गई, फिर तो वहां पे आपका एडमिशन प्रोसेस डन। फिर झोला बोरिया उठाइए, पहुंच जाइए कॉलेज में अपने। अब ये चीजें, हाँ एक चीज ये भी होता है कि आपके कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो। ठीक, ये चीजें होती हैं। विद इन टाइम आपको वहां पे एक्सेप्ट करना होता है, फीस सबमिट करनी होती है। 1 हफ्ते का समय दिया जाता है फीस सबमिट करने के लिए, मतलब 3 दिन 4 दिन अलग अलग डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से वो समय दे रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट आपके पास अच्छा खासा समय होता है फीस सबमिट करने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब वही चीज़ यहाँ पर है कि आपके पास एक्सेप्ट करना, अपग्रेड करना। अब अपग्रेड आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपका जो अगले राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। हाँ, एक ऑप्शन और भी है, आपने अपग्रेड किया लेकिन आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो जो सीट आपको मिली वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप नहीं चाहते हो वो सीट तो आपके पास विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। एक इनका विड्रॉ का आएगा ऑप्शन, अगर आप विड्रॉ कर दोगे तो आप सीएसएस से बाहर हो जाओगे और आपकी जो भी फीस दिए होगे उस पर्टिकुलर कॉलेज की वो आपकी रिफंड हो जाती है। ठीक है, कुछ विड्रॉल फीस ये यहाँ पर डिटेक्ट भी करते हैं।
अब यहां पर एक होता है मिड एंट्री का यहां कॉन्सेप्ट। मिड एंट्री में कुछ नहीं, बेसिकली ये कभी भगवान करे आप इसको ना यूज करना पड़े, आप रजिस्ट्रेशन अभी करना भूल गए तो आप चाहो तो बीच की राउंड की काउंसलिंग में घुस सकते हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग बीत गई, आप चाहो तो दूसरे राउंड की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो पूरे 71,000 सीट्स के लिए हो रहा है। सपोज करो कि पहले राउंड की काउंसलिंग में 40,000 सीट्स पूरी भर चुकी, मतलब बच्चों ने एक्सेप्ट करके फ्रीज कर लिया। अब सीधी सी बात है, आप सिर्फ 30,000 सीट के लिए फाइट करोगे और आपको प्रिविलेज भी नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले होंगे। पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जो आपके पुराने जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, और एक तो मिड एंट्री फीस भी 1,000 रुपए की लगेगी। तो भगवान करे ऐसा आपके साथ ना हो। और यहां पर देखिए, यहां पर लास्ट चीज, यहां पर एक इस बार एक इन्होंने चेंज किया है, वो ये किया है, इन्होंने ये किया कि ऐसा हो रहा था ना कि जैसे कि मान लीजिए 71,000 सीट्स हैं तो उन्होंने उतनी अलॉट किया, तो बाद में बहुत सारे बच्चे विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो सीट्स वैकेंट रह जा रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इस बार हम क्या करेंगे कि 20% सीट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, ये क्या करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 20% एक्स्ट्रा सीट अलॉट करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 100 सीट है किसी कॉलेज के किसी प्रोग्राम में, तो वहां पर 120 सीट अलॉट कर देंगे। ठीक, अब 120 सीट अलॉट कर दिया, 20-25 लोग छोड़ भी देंगे, तब भी अल्टीमेटली इनकी सीट्स होंगी वो फुलफिल रहेंगी। ये इन्होंने ऐसा किया। 30% एससी, एसटी और यहां पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये यहां पर एलोकेट करेंगे। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर 2022 का रिकॉर्ड ये रहा है कि वहां पर 5% से ज्यादा विड्रॉल नहीं हुआ है, मैक्सिमम 5% विड्रॉल हुआ है। तो वहां पर क्या करेंगे, इसका आधा, मतलब 10% एक्स्ट्रा सीट, 100 है तो 110 सीट अलॉट करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये तो इनका मतलब एक एडमिशन प्रोसेस है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना ज्यादा। और ये जो 30% वाला था एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 15% जो होंगे वो एक्स्ट्रा सीट यहां पर अलॉट की जाएगी। और फिर ये आपका स्पोर्ट्स और ईसीए कैटेगरी वालों के लिए है कि इनके पास कितने स्पोर्ट्स हैं, कितने ईसीए में कितनी कैटेगरीज हैं, वो सारी बातें। स्पोर्ट्स और ईसीए के वो सारे कैंडिडेट्स जिनके मन में कोई समस्याएं हैं, तो इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे जिसमें हम आपको स्पोर्ट्स और ईसीए कैटेगरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा किनको इस चीज़ की नीड है और जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से इनके पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड की काउंसलिंग, मतलब रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद इनके स्पॉट राउंड होते हैं। स्पॉट राउंड क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी एंड देन आफ्टर 2-3 राउंड चलता है, वो कोई फिक्स नहीं होता कितने राउंड चलेगा, डिपेंड करता है सीट कब फुल हो रही है उसकी। ठीक, तो इस तरीके से इनकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। और बस इसके बाद क्या करना है, आपको शांति से जाएंगे अपने कॉलेज में, पढ़ाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक का पूरा प्रोसीजर यही होता है। ठीक, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत